देख रहे हैं जनप्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज पूरे दिन की सारी ही अपडेट लेकर हाजिर हो गई हूं मैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले सबसे कोरोना। टीका लगने के 1 साल बाद तक मिलेगी कोरोना से सुरक्षा। कोरोना वायरस का टीका लगने के बाद 1 साल तक लोगों को संक्रमण से बचाव कर सकता है। देश के पहले स्वदेशी टीका पर दूसरे चरण के तहत किए गए परीक्षण के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से तैयार टीका कम से कम 12 महीने तक कोरोना से सुरक्षित रख सकती है। टीका सभी उम्र के लोगों और महिला पुरुष के बराबर के असरदार साबित हुआ है। केंद्र के विशेष समूह को भेजे परिणामों के अनुसार दूसरे चरण में 380 लोगों को कोरोना टीके की दो खुराक दी गई, यानी 190 लोगों के 2 समूह बनाकर परीक्षण किया गया। 2 खुराक 4 हफ्तों के अंदर दी गई। इस दौरान लोगों में 100 दिन तक पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी मिले हैं। अभी इस टीके पर तीसरा परीक्षण चल रहा है, जो 31 दिसंबर तक पूरा हो सकता है। दूसरे चरण में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी ज्यादा मिली। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण के परीक्षण में लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की संख्या पाई गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि टीके को लगाने के बाद जो मामूली प्रतिकूल घटनाएं दिखी हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर ठीक हो गई। नतीजे ये भी बता रहे हैं कि इस टीके से लंबे वक्त तक शरीर में बेहतर एंटीबॉडी बनती है और टी सेल मेमोरी रिस्पॉन्स नजर आता है। टी सेल मेमोरी वो सेल होते हैं जो किसी संक्रमण के खत्म होने के बाद विकसित होते हैं, और जैसे ही वो संक्रमण दोबारा नजर आता है, वो तुरंत उससे लड़ने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पीएम केयर्स फंड, आयकर ने कहा ये सार्वजनिक ट्रस्ट है, सरकारी प्राधिकरण नहीं। विपक्ष द्वारा बार बार विवाद का विषय बनाए जा रहे पीएम केयर फंड्स को लेकर आयकर विभाग ने सूचना का अधिकार RTI के तहत दायर एक याचिका के जवाब में स्पष्ट किया है कि ये सार्वजनिक ट्रस्ट है, इस नाते इसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। आयकर विभाग द्वारा ये जानकारी 24 दिसंबर को दी गई है। आयकर आयुक्त छूट के कार्यकाल के अनुसार पीएम केयर्स फंड का पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। एक ट्रस्ट के नाते इसका स्वामित्व, नियंत्रण और स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है, लेकिन ये तथाकथित सरकार प्राधिकरण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले दिए गए एक अन्य जवाब में सरकार ने कहा था कि ये फंड किसी भी सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नहीं है। फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं से परे के लिए धन जुटाने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष है। पीएम केयर फंड में दिए गए योगदान को आयकर से 100% छूट मिलती है। ट्रस्ट डीड में ये कहा गया था, 17 मार्च को जारी फंड की ट्रस्ट डीड यानी पंजीकरण दस्तावेज में कहा गया था कि ये ट्रस्ट सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ट्रस्ट का ना तो कोई उद्देश्य है और ना ही वास्तव में इसका किसी सरकार या सरकार से किसी भी संस्था के पास स्वामित्व और नियंत्रण है, और ना ही उनके द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। पीएम केयर्स वेबसाइट के अनुसार 2019-20 के लिए फंड में 3076.62 करोड़ रुपए की राशि आई हुई है। RTI आवेदन के जवाब में सरकार ने कहा वो ये सुनिश्चित करती है कि ये फंड सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रहे, क्योंकि ये सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। ITR कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा, इन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई संदेह नहीं है कि फंड पब्लिक चैरिटेबल यानी सार्वजनिक धर्म ट्रस्ट या एक NGO की तरह से है, लेकिन पंजीकृत फंड को प्रदर्शित होना चाहिए, क्योंकि इसे कई सरकारी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो कि है किसान आंदोलन से संबंधित। किसान आंदोलन पर विदेशों में हलचल से विदेश मंत्रालय हुआ सतर्क। देश में चल रहे किसान आंदोलन पर दुनिया के कई देशों में चल रही मुहिम को लेकर भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से जुड़े अपने मिशनों को कृषि कानून और आंदोलन के संदर्भ में सही तस्वीर पेश करने का निर्देश दिया है। भारतीय मिशनों का कानून की जानकारी देने का निर्देश। आंदोलन के संदर्भ में कनाडा के पीएम ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसके जवाब में भारत ने उन्हें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नसीहत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कुछ सांसदों ने भी आंदोलन के समर्थन में मुहिम चला रखी है। 2 दिन पूर्व अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को पत्र लिखकर इस मामले में
हस्तक्षेप की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने इन देशों के अपने मिशनों को कूटनीतिक पहल करने का निर्देश दिया है। उच्च योगियों और दूतावास ने कहा है कि आंदोलन का तथ्यात्मक विवरण दे। यानी कि अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये लोग अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो पूरी स्पष्ट जानकारी दे कि हमारे देश में किसान द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, सरकार क्यों इतनी जटिल हो गई है, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। समर्थन मूल्य पर विपक्ष मचाया हल्ला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधी दलों पर बोला हमला। महरौली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसानों की हमेशा मांग रही है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर 1.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 70 साल में इसे पूरा नहीं किया गया। भाजपा शासित केंद्र सरकार ने इसे 1.5 गुना तक करके किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने सवाल किया कि यूपीए जब शासन में थी तो क्या करती रही। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और एसएमपी और एमएसपी थी और हमेशा रहेगी। यूपीए वालों और एमएसपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर विपक्षी हल्ला मचा रहे हैं। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं कि तीनों कृषि सुधार बिल किसानों के हक में है और इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक कोई भी निजी संस्था कॉर्पोरेट आपकी जमीन को छीन नहीं सकती। इसी प्रकार मंडी भी चालू रहने वाली है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी को खत्म किया, 1000 मंडी को ऑनलाइन जोड़ा, प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू की, शहद उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जब लेकर आए थे तब विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी समेत सभी कहते थे कि किसान का ऋण माफ करो। यूपीए ने 60,000 करोड़ का माफ किया था, जबकि भाजपा सरकार ने 95,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। 95,000 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में डाली गई थी और अब 18,000 करोड़ रुपए किसान के सीधे खाते में जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तब 21,900 करोड़ रुपए का बजट था। अभी बजट में 1.34 लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा हिसाब मांगा जा रहा है, इससे उल्टा तो चोर कोतवाल को डांटे कहा जाता है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धांत, सांसद रमेश बिथूड़ी समेत विभिन्न खाप के प्रधान, अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि है नौकरी से संबंधित लोगों के लिए। बिहार में सेना की भर्ती रैलियां, इन जिलों के युवाओं को मिलेगा मौका। इंडियन आर्मी से जुड़कर देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेल सेना की ओर से जल्दी बिहार में बड़े स्तर पर सेना भर्ती रैलियां की जाएगी। इस संबंध में सेना भर्ती कार्यालय कटिहार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। भर्ती रैलियों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को भारत थल सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। अधिसूचना के मुताबिक भर्ती रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2021 रखी गई है। हालांकि सेना भर्ती रैली को लेकर तारीख, समय और स्थान की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, जबकि पूर्व में घोषित मुजफ्फर और दानोपुर की सेना भर्ती रैली के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 रखी गई है। तो अगर आप इस तरह से आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ऑनलाइन आवेदन जरूरी है। डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप इनके आधारित वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले सारी ही अधिसूचना को पढ़ ले और उसके बाद अगर आपको सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सही लगती है तो जाकर आप इस पे आवेदन कर दें। और डेडलाइन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की सारी अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर